गांव का नाम था बेलाडू। कोई मशहूर जगह नहीं, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बस एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलने से पहले लोग उठ जाते हैं और रात को खाना बनते बनते ही नींद आ जाती है। 4 कच्ची गलियां थीं, जिनमें से 2 गलियों में बारिश आते ही कीचड़ भर जाता था। बीच में एक तालाब था, जिसके पानी का रंग कभी साफ नहीं दिखता, पर गांव वालों की उम्मीद उसमें भी तैरती रहती थी। तालाब के पास एक पुराना पीपल था, जिसके नीचे लोग बैठकर दिन की सारी परेशानी निकालते थे। किसका कर्ज बढ़ गया, किसकी फसल खराब हो गई और किसके घर चूल्हा नहीं चला। इसी बेलाड़ू में रहता था प्रकाश। जवान आदमी, शरीर में दम था, पर चेहरे पर थकावट ऐसे चिपकी रहती जैसे धूल। वो अपनी मां सावित्री के साथ एक किराए की झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी का हाल ये था कि हवा चलती तो तिरपाल बजने लगता। बेटा, आज मालिक गुस्सा करे तो चुप रहना, बहस मत करना। माँ, मैं तो चुप ही रहता हूँ, वो खुद ही चिंगारी है। सावित्री रोज यही कहती थी, क्योंकि वो जानती थी गरीब की आवाज तेज हो जाए तो सबसे पहले उसी की रोटी कटती है। प्रकाश खेत में मजदूरी करता था। रोज की कमाई से घर चलता था। किसी दिन काम ना मिले तो उस दिन घर में नमक और पानी भी भारी लगते थे। और जब सावित्री पुराने दिनों की बात करती तो प्रकाश के अंदर एक अजीब सी कसक उठती। तेरे बाबू जब थे ना, कभी कभी मटन बिरयानी ले आते थे। त्योहार नहीं, बस मन करता था तो। हाँ माँ, वो खुशबू आज भी याद है। प्रकाश ने कहा तो सही, पर उसके दिल में बात चुभ गई, क्योंकि खुशबू याद होना आसान है और खुशबू खरीद पाना मुश्किल। प्रकाश जिस खेत में काम करता था, वो खेत रमेश सेठ का था। गांव में रमेश सेठ का नाम ऐसे चलता था जैसे कानून। जिसके साथ वो खड़ा हो जाए वो आदमी ठीक माना जाता, और जिसको वो आंख दिखा दे उसकी जिंदगी में डर बैठ जाता। रमेश सेठ के पास खेत थे, ट्रैक्टर था, मोटर थी, और शहर में उसका बड़ा रेस्टोरेंट था। सुंदर रेस्टोरेंट। नाम सुंदर था, लेकिन उसका घमंड सबसे बदसूरत चीज थी। गांव वालों के लिए सुंदर रेस्टोरेंट बस एक किस्सा था। कोई बोलता वहां की बिरयानी 900 की है, कोई बोलता 1100 तक जाती है। लेकिन असल बात यह थी कि गांव में इतने पैसे एक साथ किसी की जेब में नहीं रहते थे। रमेश सेठ इस बात को जानता था और उसी बात का मजा भी लेता था। खेत में प्रकाश के साथ एक लड़का काम करता था, इरफान। इरफान तेज था, बोलने में भी और समझने में भी। वो अक्सर प्रकाश को खींचकर बोलता कि भाई चुप मत रहा कर। लेकिन प्रकाश का दिमाग सीधा था। वो झगड़ा नहीं चाहता था, वो बस पेट भरना चाहता था। भाई प्रकाश, ये सेठ एक दिन खुद गिरेगा, सबका अपमान करता है। अभी गिराने की ताकत हमारे पास नहीं है, अभी तो बस मजदूरी बचानी है। एक दिन धूप तेज थी, खेत में धूल उड़ रही थी। तभी रमेश सेठ अपनी सफेद गाड़ी लेकर आया। साथ में उसका बेटा आयुष भी था। आयुष की चाल में अकड़ थी और आंखों में मजाक। उसके हाथ में एक पैकेट था। पापा, आज तो सुंदर रेस्टोरेंट वाली स्पेशल मटन बिरयानी। हाँ, शहर से ले आया हूं। यहां गांव में तो इन लोगों को नमक भी ढंग से नहीं मिलता। बिरयानी इनके लिए सपना है। ये बात रमेश सेठ ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कही ताकि मजदूरों के कानों में चुभे, और सच में चुभी। रमेश सेठ और आयुष खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मजदूर धूप में जल रहे थे और वो छांव में मजे कर रहे थे। आयुष बिरयानी खाता जा रहा था और बीच बीच में ऐसे देखता जैसे मजदूर उसके सामने खिलौने हों। रमेश सेठ ने जानबूझकर बिरयानी की कीमत फिर दोहराई। सुनो, ये बिरयानी 900 रुपए की है, समझे? 900। तुम लोगों ने 90 रुपए भी एक साथ नहीं देखे होंगे। इनके लिए तो 9 रुपए भी बड़ी बात होगी पापा। फिर आयुष ने मटन की एक हड्डी उठाई। हड्डी उसके हाथ में भी खास लग रही थी, जैसे वो किसी को नीचे दिखाने का हथियार हो। उसने मजाक किया, पापा ये देखो, ये तो इनके लिए सोले जैसी है। फेंक दे सामने, देखते हैं कौन उठाता है। और अगले ही पल हड्डी हवा में घूमी और जाकर प्रकाश के सामने गिर गई। पल भर को ऐसा सन्नाटा हुआ जैसे खेत में काम रुक गया हो। अरे प्रकाश भैया, उठाओ ना, फ्री है। प्रकाश का चेहरा लाल हो गया। उसने पहली बार रमेश सेठ की तरफ सीधा देखा। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। मालिक, इज्जत भी कुछ होती है। बस इतना बोलना था कि रमेश सेठ जैसे फट पड़ा। ओह, इज्जत? तू मजदूर मुझे इज्जत सिखाएगा? मजदूर का काम होता है चुप रहना। और फिर रमेश सेठ ने गुस्से में प्रकाश को लात मार दी। प्रकाश धूल में गिर पड़ा। इरफान आगे बढ़ा, लेकिन रमेश सेठ ने उसे भी घूर दिया। वाह, मजा आ गया। चल निकल, आज से खेत में मत दिखना। और सुन,
गांव में भी किसी के यहां काम नहीं मिलेगा। मेरा नाम रमेश सेठ है। प्रकाश उठा और बिना पलटे चल दिया। बिरयानी की खुशबू पीछे रह गई और अपमान उसके साथ हो गया। प्रकाश जब घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। सावित्री दरवाजे पर बैठी थी, जैसे रोज बैठती थी, लेकिन आज उसकी आंखें ज्यादा बेचैन थीं। प्रकाश को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। फटा कपड़ा, छिला हाथ। अरे ये क्या हुआ? कपड़ा क्यों फटा है? हाथ पर चोट? माँ, नौकरी चली गई। सावित्री के चेहरे से रंग उतर गया। प्रकाश ने पूरा किस्सा बता दिया। बिरयानी, मजाक, हड्डी, लात निकाल देना। सावित्री पहले चुप रही, फिर उसके गालों से आंसू उतरने लगे। हम गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं हैं? माँ, अब रोने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात चूल्हा नहीं जला। सावित्री ने कहा कि पानी पीकर सो जाओ, सुबह कुछ सोचेंगे। लेकिन सुबह एक और चोट लेकर आई। सुबह सुबह झोपड़ी का मालिक बबलू आया। उसकी चाल में घमंड नहीं था, डर था। रमेश सेठ का डर। प्रकाश, सामान बांधो, शाम तक झोपड़ी खाली चाहिए। क्यों? किराया तो हम देते हैं। सेठ का फोन आया है, बोले हैं इनको निकाल दो। बबलू, 2 दिन का वक्त दे दे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं दे सकता, शाम तक खाली। बबलू चला गया। सावित्री वहीं बैठ गई, जैसे पैर कट गए हों। प्रकाश को समझ आ गया, अब गांव में उनके लिए कुछ नहीं बचा। शाम तक सामान बंधा, झोपड़ी खाली हुई और दोनों सड़क किनारे आ बैठे। प्रकाश ने कहा, अब शहर चलते हैं। गांव में रमेश सेठ का डर बहुत है। शहर में कम से कम मजदूरी तो मिलेगी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस झोला उठाया और चल पड़ी। दोनों पैदल निकले। देर शाम होने लगी, पैर दुखने लगे। तभी सड़क किनारे एक पुराना सा घर दिखा। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने दोनों को देख लिया। अरे तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? प्रकाश ने जवाब देने से पहले सोचा कहीं ये कोई धोखा ना हो, लेकिन बूढ़ी की आवाज में सख्ती थी और आंखों में अपनापन। माँ जी, हम बस रास्ते में हैं, कहीं जाना है? रास्ते में बैठने से मंजिल नहीं आती। अंदर आओ, भूखे लग रहे हो? नहीं माँ जी, हम। अंदर आओ, बहस नहीं। और इसी तरह पहली बार किसी ने उनके साथ मजबूरी नहीं, अपनापन किया। दोनों अंदर चले गए। घर छोटा था लेकिन साफ था। दादी लीला ने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई, चावल बनाया। सावित्री बार बार कहती रही कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। दादी लीला हर बार हंस देती। पैसा किसने मांगा? खाना है तो खाओ। खाली पेट इंसान टूट जाता है। दोनों ने गरम खाना खाया, पेट में जान आई, चेहरे पर रंग लौटा। फिर दादी लीला ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? प्रकाश ने सब बता दिया। पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, आदमी होना बड़ी बात है। फिर दादी लीला ने एक बात कही जिससे प्रकाश चौंक गया। आज तुमने कुएं के पास फंसे कुत्ते को निकाला था। भूख में भी किसी की मदद। इससे पता चलता है तुम्हारा दिल सही है। माँ जी, वो तो बस। दादी लीला अंदर गईं और एक पुरानी कढ़ाई ले आईं। भारी कढ़ाई, लेकिन चमक अलग, जैसे उसमें कोई बात छुपी हो। ये जादुई कढ़ाई है। इसमें जो भी खाना मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ खाना। पैसा, सोना, कपड़ा कुछ नहीं। गलत इस्तेमाल किया तो कढ़ाई गायब। और अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत बढ़ेगी। इसलिए इसे अपना राज रखना। प्रकाश ने उस कढ़ाई को देखा, फिर मां को देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी ने दरवाजा बंद किया था, लेकिन किसी ने खिड़की खोल दी। दादी लीला ने कहा, ट्राई करके देखो। प्रकाश ने हाथ जोड़कर मन में कहा, 2 प्लेट गरम मटन बिरयानी। अगले ही पल कढ़ाई से भाप उठी। खुशबू इतनी तेज कि आंखें अपने आप चमक गईं। ये सच है क्या? माँ, देखो तो। अंदर बिरयानी थी, चावल अलग अलग दाने, मसाला दमदार, मटन के टुकड़े सही। सावित्री ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें भर आईं। कितने साल हो गए बेटा? प्रकाश ने भी खाया। उसके अंदर जो गुस्सा था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, क्योंकि कभी कभी पेट भरने से दिमाग भी संभल जाता है। दादी लीला ने कहा, अब शहर मत जाना, वापस गांव जाओ, लोगों को खाना खिलाओ, और 5 रुपए में, ताकि कोई भूखा न रहे। गांव लौटो और याद रखना, ये कढ़ाई तुम्हें पैसे वाला नहीं बनाएगी, लेकिन तुम्हें इज्जत वाला बना सकती है। माँ जी, हम लौटेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि कोई भूखा न सोए। प्रकाश और सावित्री वापस बेलाड़ू आए। गांव वालों ने उन्हें देखा तो हैरानी हुई। कुछ बोले वापस आ गए, कुछ बोले अब क्या करोगे।
प्रकाश ने बस इतना कहा, अब यहीं कुछ करेंगे। घर नहीं था तो गांव के बाहर खाली जगह में टिक गए। प्रकाश ने कबाड़ी से लकड़ी ली, पुरानी चादर, टूटा तिरपाल और 2 पहियों का जुगाड़। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी लारी बना दी। सावित्री ने बर्तन जुटाए, कुछ उधार कुछ पुराने। शाम तक बोर्ड टंग गया। पहला ग्राहक गोलू आया। प्रकाश भैया, सच में 5 रुपए? ये कैसे? खा ले, मजाक लगे तो पैसे मत देना। गोलू ने खाई और उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे, ये तो शहर वाली है। बस फिर क्या, 1, 2, 5 धीरे धीरे लाइन लग गई। किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 देकर भी खुश हुआ। एक बूढ़ी औरत आई, उसके पास पैसे नहीं थे। बेटवा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं चाची, पेट पहले पैसा बाद में। और यही लाइन गांव में फैल गई, पेट पहले। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनके लिए खड़ा हो रहा है। गांव की टीचर सुमन ने भी ये बोर्ड देखा। वो पढ़ी लिखी थीं और समझदार भी। उन्होंने लाइन देखी तो खुद भी आ गईं। वो टेस्ट करने आई थीं, पर अंदर से वो ये भी देखना चाहती थीं कि इतना सस्ता कैसे। प्रकाश, सच में 5 रुपए में? ये कोई स्कीम है क्या? मैडम, स्कीम नहीं है, बस जिसको भूख हो वो खा सके। सुमन ने खाया, स्वाद अच्छा था। यही बात रमेश सेठ को अंदर ही अंदर चुभने लगी। रमेश सेठ को खबर मिली। पहले उसने हंसकर टाल दिया, किसी गरीब के बस की बात नहीं। फिर जब उसने सुना कि अमीर लोग भी लारी पर जा रहे हैं, तब उसे सच में आग लग गई। 5 रुपए में मटन? झूठ है, ये कोई घटिया चीज डालते होंगे। पापा, लोग हमारे रेस्टोरेंट में कम आने लगे हैं, गांव में ही खा लेते हैं। रमेश सेठ में अफवाह उड़वाई, सड़ा मटन, बासी चावल, गंदगी। लेकिन गांव वालों ने खुद खाया था, स्वाद दमदार था, कोई मानने को तैयार नहीं। सेठ जी, अफवाह से पेट नहीं भरता, उनका खाना सच में ठीक है। अब रमेश सेठ ने दूसरा हथकंडा निकाला, डर। उसने मजदूरों को धमकाया कि जो वहां जाएगा उसे खेत में काम नहीं मिलेगा। लेकिन अब खेल बदल रहा था, क्योंकि अब गरीबों के पास एक नया हथियार था, भर पेट खाना और साथ में इज्जत। धीरे धीरे रमेश सेठ के खेत में मजदूर कम होने लगे। कोई बुआई के बीच में छोड़कर चला गया, कोई सिंचाई पर नहीं आया। रमेश सेठ समझ ही नहीं पा रहा था कि लोग डर क्यों नहीं रहे। फसल कमजोर होने लगी, खेत सूखने लगे, ट्रैक्टर खड़ा रहा पर हाथ नहीं मिले। दूसरी तरफ सुंदर रेस्टोरेंट में भी सन्नाटा बढ़ने लगा। प्रकाश, 5 रुपए छोड़, मैं 50 दे दूं, प्लेट बड़ी कर दे। यहाँ सब बराबर हैं भाई साहब, प्लेट वही, दाम वही। ये जवाब गांव में आग की तरह फैला। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई गरीब होकर भी नियम बना सकता है, और जो नियम बनाता है उसकी इज्जत अपने आप बनती है। रमेश सेठ ने आयुष को भेजा। आयुष 2 दोस्तों के साथ आया। वो लारी के पास ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो मालिक है और ये जगह उसकी है। प्रकाश, ये धंधा बंद कर दे, वरना यहाँ टिकने नहीं दूंगा। मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं बस खाना खिला रहा हूँ। तेरी औकात क्या है मटन बिरयानी की? चोरी करता है क्या? इस बार सावित्री आगे आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, अनुभव था। औकात की बात मत कर, औकात आदमी के बर्ताव में दिखती है, और तुम्हारा बर्ताव बहुत घटिया है। आयुष पल भर को चुप हो गया। शायद पहली बार किसी गरीब औरत ने उसकी आंखों में आंख डालकर बात की थी। वो हंसकर निकल गया, लेकिन उसका हंसना भी कमजोर था। कल देख लेना, भीड़ नहीं रहेगी। एक रात सावित्री की तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार, बदन टूट रहा था। प्रकाश घबरा गया। उसने सोचा कढ़ाई से खाना निकलता है, लेकिन दवा नहीं। उस रात पहली बार उसे समझ आया कि जादू भी हर चीज नहीं कर सकता। माँ, आंखें खोलो, मैं अभी कुछ करता हूँ। डर मत बेटा, बस पानी दे दे। प्रकाश भागकर सुमन के पास गया। सुमन ने तुरंत गांव के कंपाउंडर राजू को बुलाया। प्रकाश, घबराना मत, हम सब हैं। भाई तू अकेला नहीं है। सावित्री धीरे धीरे ठीक हुई। प्रकाश को समझ आया, कढ़ाई ने खाना दिया, लेकिन लोगों ने भरोसा दिया। यही असली ताकत थी। अरे अम्मा, चूल्हा तो जलता ही नहीं, फिर ये बिरयानी कैसे? मैं पक्का नहीं कह रहा, पर कुछ अलग है। सावित्री घबरा गई। प्रकाश ने तुरंत बात संभाली। भाई, हमारा चूल्हा अंदर है, धुआं बाहर नहीं आता, और मसाला खास है, इसलिए खुशबू ज्यादा है। प्रकाश ने नरेश को एक प्लेट पकड़ाई। नरेश ने खा ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी शक में थीं। उस दिन पहली बार जादू का राज टूटने के करीब आया। नरेश सीधे रमेश सेठ के पास पहुंचा। उसने कहा, कुछ तो है, कोई राज है। रमेश सेठ के दिमाग में वही पुरानी सोच, गरीब आदमी मेहनत से नहीं कर सकता। मतलब चोरी है?
या कोई गलत तरीका? मैं पक्का नहीं कह रहा, पर कुछ अलग है। रमेश सेठ ने नरेश को मोहरा बना दिया। अब अफवाह का नया रूप आया। ये मेहनत से नहीं, किसी गलत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों के लिए ये बातें अब कम असर करती थीं, क्योंकि उनके पेट ने सच चख लिया था। जो भी हो, खाना ठीक है, हमें पेट भरना है, बहस नहीं करनी। उसी दिन बबलू आया। चेहरे पर शर्म थी, आवाज धीमी थी। प्रकाश, गलती हो गई। डर में मैंने तुम्हें निकाला। अगर चाहो तो वहीं झोपड़ी वापस ले लो। ठीक है, लेकिन अब डर नहीं, अब इज्जत से रहेंगे। आयुष फिर आया, लेकिन इस बार अकेला, बिना दोस्तों के। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, थकान थी। प्रकाश, मैंने बहुत गलत किया। मजाक में तुम्हें गिराया, मुझे शर्म आती है। शर्म से कुछ नहीं बदलता, बदलना पड़ेगा। मैं पापा को समझाने की कोशिश करूंगा, सच में। प्रकाश ने पहली बार आयुष को एक प्लेट दी, पैसे नहीं लिए। आयुष ने कुछ बोला नहीं, बस सिर झुका लिया। वो एक प्लेट उसके लिए बिरयानी नहीं थी, वो उसके लिए सबक था। रमेश सेठ के खेत सूख रहे थे, मजदूर नहीं थे, सुंदर रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी। रमेश सेठ पहली बार परेशान हुआ। उसे समझ आया कि जब लोग मन से दूर हो जाते हैं, तब पैसे की आवाज भी धीमी हो जाती है। एक शाम वो खुद लारी पर आया। वो आदमी जिसने लात मारी थी, आज वही आदमी खुद चलकर आया था। प्रकाश, कहिए। मैं गलत था। मैंने अपमान किया, लात मारी, घर भी छुड़वाया। मुझे माफ कर दो। सावित्री चुप रही। उसकी चुप्पी में बहुत सालों का दर्द था। प्रकाश ने गहरी सांस ली और साफ जवाब दिया, माफी दे दूंगा, पर याद रखिए, लोग लात से नहीं चलते, इज्जत से चलते हैं। रमेश सेठ ने वादा किया कि अब मजदूरों से सही बात करेगा, समय पर पैसे देगा और सुंदर रेस्टोरेंट की कीमतें भी कम करेगा।